आज हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चुंबकत्व। उसका दो पार्ट है। पहला पार्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और दूसरा पार्ट है चुंबक। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यदि आपने किसी धारा प्रवाहित तार को छुआ होगा तो आपको पता चलेगा कि झटका मारता है, या फिर आपको जब वो पकड़ लेता है या चिपक जाता है आप उसके साथ, तो वो आपको नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है जो आपको आकर्षित करता है। तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है ऑरेस्टेड का प्रयोग। ऑरेस्टेड वो पहला वैज्ञानिक था जिसने बताया कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आप लोगों को घर में भी कहा जाता है कि 11,000 के तार या कोई और तार के नजदीक मत जाना तो खींच लेगा। यहाँ पे खींचने का तात्पर्य इस चलते है कहा कि वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और जब आप उसके चुंबकीय क्षेत्र में जाते हैं तो आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, वो आपको आकर्षित कर लेता है। आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि तार पर चढ़ने का, ताड़ी वाला तार नहीं, बिजली वाला तार पर चढ़ने के कारण या उससे सटने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो उसके जब चुंबकीय क्षेत्र में चला जाता है तो बिजली उसमें सट जाती है, बिजली का तार उसमें चिपक जाता है और वह उसके चुंबकीय क्षेत्र से बाहर नहीं आ पाता। जब नहीं आ पाता है तो फिर विद्युत धारा के प्रभाव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे हम लोग चर्चा करें ऑरेस्टेड के प्रयोग का। तो ऑरेस्टेड डेनिश वैज्ञानिक था। डेनिश का कहने का मतलब है कि डेनमार्क का नागरिक था वो। 1820 ईस्वी में उसने 1820 ईस्वी में सबसे पहले यह बताया था कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उसका कहना था कि यदि एक चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके नजदीक रखा चुंबकीय सुई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक नीडल, डिफ्लेक्टेड हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। उसने एक प्रयोग भी किया था, वो प्रयोग आपको 10वीं कक्षा में पढ़ना है। ये क्वेश्चन 12th में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, आने की संभावना बहुत कम है। अगर आएगा तो 2 नंबर में आएगा। आपको सिंपल इसका स्टेटमेंट डाल देना है कि यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके नजदीक रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका अगला टॉपिक है चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा। चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा निकालने के लिए हम लोग एम्पियर के तैरने के नियम का व्यवहार करता है। एम्पियर के तैरने का नियम कहता है, अब एम्पियर पहले भी आप लोग सुने होंगे, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर ही है। तो एम्पियर कहता है कि यदि मान लिया जाए कि एक व्यक्ति हवा में तैर रहा है और विद्युत धारा उसके पैर से प्रवेश करती है और सर से निकलती है और उसके सर की दिशा विद्युत धारा की दिशा में ही है, तो जो उसका बायां हाथ होगा, लेफ्ट हैंड, जो उसका बायां हाथ होगा तो वही उसकी दिशा को बताएगा। यानी कि जो विक्षेपण की दिशा है उस चुंबकीय सुई की वो होगा बाईं हाथ की दिशा की ओर। यानी कि अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें तो वो होता है वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर। और इसके लिए एक नियम है, स्नो का नियम। हालांकि ये कोई नियम नहीं है, उसी के जो एम्पियर के जो नियम है उसी को बढ़ाया गया है इसमें। स्नो कहता है करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन वायर ओवर द मैग्नेटिक नीडल, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। फिर से इस स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। ये कहता है करंट फ्रॉम साउथ, देखिए यहाँ पे पहला इसका लेटर है वेस्ट है, ऐसे होता है साउथ। तो करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे एम देखिए नॉर्थ के लिए आया है। करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन अ वायर, तो विद्युत धारा जाएगा तारे से, लकड़ी से तो जाएगा नहीं। इन अ वायर ओवर द मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई के ऊपर से यदि विद्युत धारा का प्रवाह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर हो रहा है, तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, तो जो आपका चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव होगा इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वो पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। इस पूरी बात को फिर से हम अपनी भाषा में आपको हम बताते हैं, जो आपकी भाषा है।
कहता है कि यदि विद्युत धारा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर हो रहा होगा, यदि विद्युत धारा का प्रवाह एक चालक तार में दक्षिण से उत्तर की ओर हो रहा है, तो उसके नीचे रखी मैग्नेटिक नीडल यानी कि चुंबकीय सुई का विक्षेपण, चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव का विक्षेपण पश्चिम दिशा में होगा। ये कौन कहता है? एम्पियर के तैरने का नियम। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। इससे पहले हम आपको पढ़ाए विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र का परिभाषा था कि वह क्षेत्र जहाँ पे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है उसे हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन उसी तर्ज पर हम लोग देंगे कि वह क्षेत्र जहाँ हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का अनुभव करते हैं उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से सूचित किए थे और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग सूचित करेंगे वेक्टर बी से। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। घर में आप लोग यूज करते होंगे खाना बनाने के लिए टेस्ला, इसका मात्रक है टेस्ला। यदि कोई आवेश गतिशील हो तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय बल के साथ साथ विद्युतीय बल भी कार्य करता है। वो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसका ऐसा ही मतलब याद रखिएगा, टेस्ला कई बार पूछ चुका है और आगे पूछने की संभावना है। इसका बीमा सूत्र वगैरह सब हम लोग आगे करेंगे। अगला टॉपिक है गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। आप लोग यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं एक गतिशील आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बना के जा रहा था। हम यहाँ पे इसका दो कंपोनेंट तोड़ दिए हैं। कंपोनेंट तोड़ने के लिए आपको हम पहले बता चुके हैं कि जिस अक्ष के साथ थीटा रहता है उस अक्ष पे कॉस और उससे दूर वाले अक्ष पे साइन होता है। अगर आपको यो नहीं याद है तो कम से कम घर पढ़िए, टाइम पास वाला कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए v sin थीटा इससे दूर है और v cos थीटा इसके साथ है। तो गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। दूसरा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। तीसरा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन 2। समीकरण 1, 2, 3 को संयोजित कर देते हैं। A बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q V sin थीटा इंटू D, या A बराबर हो जाएगा K Q V sin थीटा। हम लोग प्रयोग से ज्ञात किया गया है कि जो K का मान होता है वो 1 होता है। A बराबर Q V sin थीटा। क्योंकि F यानी कि जो बल है वो एक सदिश राशि है, तो आप चाहें तो इसको सदिश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो A बराबर हो जाएगा Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर D। अब यहाँ से आप लोग कुछ एस पॉइंट भी निकाल सकते हैं। पहला इस पॉइंट में है जब थीटा होगा 0। अगर आप लोग इसका ऐसा मात्रक वगैरह जानना चाहते हैं तो चूंकि बल है तो इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होगा। बल कोई भी बल रहे उसका ऐसा मात्रक न्यूटन ही होता है।
तो जब थीटा बराबर 0 तो F बराबर हो जाएगा क्यू भी वी साइन 0, और साइन 0 का मतलब 0। नंबर 2, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्यू भी वी साइन 90, यानी कि क्यू भी वी, चूँकि साइन 90 का मान 1 होता है। ये आपका एफ मैक्सिमम है। कोई बुक में यहाँ पे एफ की जगह एफ एम लिख देता है, तो फोर्स मैग्नेटिक, तो आप वो भी लिख सकते हैं, हम भी कर देते हैं एफ एम। अब एफ एम नहीं है ये गाना सुनने वाला, ध्यान दीजिएगा। एम से हो जाता है यहाँ पे मैग्नेटिक, वहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रिक है तो उसे थोड़ा सा अलग करने के लिए। जब थीटा बराबर 180 डिग्री, एफ एम हो जाएगा आपका क्यू वी वी साइन 180 डिग्री, यानी कि 0। अब यहाँ पे तीनों इस पॉइंट से एक बात निकल के आती है कि यदि यहाँ पे थीटा मतलब 0 डिग्री, यानी कि भी और बी की दिशा समान है, यदि विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ गति करता है, यदि विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ गति करता है और यहाँ पे 180 डिग्री है तो इसके विपरीत दिशा में गति करता है, यदि विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में गति करता है तो उस पर कोई भी बल नहीं लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं एफ एम का मान 0 है और यहाँ पे भी एफ एम का मान 0 है। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन है, यदि विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो इसका मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि चुंबकीय बल का मान मैक्सिमम कब होगा, तो जब विद्युत आवेश की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी। आज के लिए यहाँ इतना ही, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, जो जिससे वैल्यू निकाल सकते हैं आप। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, तो वो दोनों और उसके आगे और भी टॉपिक्स हैं, वो सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।